चलिए, तो क्या देख रहे थे हम लोग? सुप्रीम कोर्ट, है ना? क्वेश्चन लिख के लाए हैं सब लोग? सब लोग लिख लाए हैं ना? कौन लिख कर नहीं लाया है ये बताइए। जी कल आए थे क्लास तो पीछे रेड शर्ट आए थे, क्वेश्चन तो लिख के लाए होंगे। ठीक, बैठ जी। ऐसा कोई नहीं है जो लिख कर नहीं लाया है? हाँ, नहीं आए थे तो जाते वक्त क्वेश्चन ले लेना है ना? अगल बगल में पूछ लेना है, कल लिख के लाना है। सब लोग लिख के लाए 100%? अच्छा, तो आज छुट्टी है से नहीं, इन्हीं से होगा, ठीक ना? छुट्टी वक्त ही बंद हो जाए, इन्हीं से जाना है, अपना आंसर रख करके चल जाना है। ठीक है, चलिए। चलिए, सर्वोच्च न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय को ही हिंदी में उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं, है ना? तो ध्यान रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय को ही क्या कहते हैं? उच्चतम न्यायालय। ये तो बहुत बार कंफ्यूजन होता है कि उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय है क्या। इंग्लिश में तो सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, लेकिन हिंदी में कभी कभी सर्वोच्च न्यायालय को उच्चतम न्यायालय लिख देता है ना? तो इसलिए आओ, तुम्हारा इंतजार कर रहे थे हम, तो अभी तक आया नहीं। क्वेश्चन दिए थे ना कल, है लिख के लाया है? हमको हमको मालूम था। न- न- नहीं नहीं, हमको हम पूरा मैंने मेरे उम्मीद पे तुम एकदम खरा उतरा है। हम एकदम, हमको पता था कि ये होने वाला है, लेकिन तुम दिख नहीं रहे थे। चलिए, तो कल हम लोग सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों के नियुक्ति के संबंध में बात किए थे, और पूरा कॉलेजियम डिस्प्यूट हम लोगों ने देखा था कि कॉलेजियम में क्या विवाद था, और कॉलेजियम को लेकर के कौन सी परंपरा विकसित की गई, है ना? ये सारी चीजें हम लोगों ने देखा था। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसके आगे कि किस प्रकार से ये जो कॉलेजियम का मामला रहा वो आगे बढ़ा, और किस तरीके से चीजें इसमें हुई। जितने सारी कहानियां घटनाक्रम हमने बताए थे, उम्मीद करते हैं कि वो सब आपको याद होगा कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें हुई थी, और किस तरह से कॉलेजियम का विकास हुआ था और कॉलेजियम अस्तित्व में आया, जहां से फिर यह निश्चित हो गया कि कॉलेजियम जो है उसके माध्यम से ही न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी, और वही प्रक्रिया अभी भी चल रहा है। लगातार विवाद और डिस्प्यूट के बावजूद भी न्यायपालिका ने कॉलेजियम व्यवस्था को बदला नहीं है ना? कॉलेजियम लगातार कंसिस्टेंसी के साथ, कंटिन्यूटी के साथ कंटिन्यू कर रहा है ना? तो आगे हम लोग देखेंगे कि अब किस प्रकार से नियुक्ति का मामला था। कॉलेजियम समझ में आ गया ना सब लोगों को? अलग से लिखाने की आवश्यकता नहीं है। फर्स्ट जुडिशियल केस, सेकंड जुडिशियल केस, थर्ड जुडिशियल केस, फैसला ध्यान रखना है कि क्या हुआ था। और खास करके सेकंड जुडिशियल केस में कॉलेजियम का कंसेप्ट डेवलप हुआ, और थर्ड जुडिशियल केस में कॉलेजियम विस्तार हो गया, है ना? उसका विस्तार हो गया। ठीक है, और उससे पहले की क्या व्यवस्था थी वो हम लोग बात कर चुके थे।
और साथ में यह भी बात कर चुके थे कि जो व्यवस्था चल रही है वो किस कारण से चल रही है, क्योंकि पहले तो सरकार ही तय करती थी, परामर्श का मतलब बाध्यकारी नहीं था। और ध्यान रखेंगे कि जो न्यायाधीशों की नियुक्ति का जो मामला है वो आर्टिकल 124(1) से जुड़ा हुआ है ना। किससे जुड़ा हुआ है? आर्टिकल 124(1) से जुड़ा हुआ है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति। ठीक है, तो लेकिन चूंकि पहले तो ये आराम से हो जाता था, लेकिन नियुक्ति को लेकर के बहुत सारे विवाद और डिस्प्यूट हुए, और उसी विवाद में आपको आया कॉलेजियम प्रणाली, है ना। कॉलेजियम सिस्टम जो है यहीं पर अस्तित्व में आया। इस कॉलेजियम सिस्टम को ही जो क्रिटिसिजर्स हैं, जो आलोचक हैं, वो आलोचक इसको कहते हैं कि न्यायाधीशों के द्वारा न्यायाधीशों को नियुक्त करने की प्रक्रिया, है ना। न्यायाधीश ही न्यायाधीश को नियुक्त कर रहे हैं, यह मूल प्रक्रिया है। ठीक है, तो जब न्यायाधीश ही न्यायाधीश को नियुक्त करेंगे तो इससे क्या होगा कि मतलब प्रायोरिटाइज तो हो ही जाएगा, है ना। नियुक्ति की प्रक्रिया में जो सगे संबंधी होंगे, जो अपने लोग होंगे, वो संभावना है कि वो जो है वो थोड़ा उनको लाभ मिल जाएगा, थोड़ा उनको वरीयता मिल जाएगा, है ना। तो इसी वजह से इसका बहुत सारा विरोध और ये हुआ। ठीक है, चलिए अब देखिए, अभी तक के हमने सारे आर्टिकल्स आपको क्रोनोलॉजी में बताए, जिसमें से इसमें भी बहुत सारा आर्टिकल था जो आपको काम का था, बहुत सा था कि काम का नहीं था। जैसे कि मूलतः आर्टिकल 395 है संविधान में, लेकिन 395 आर्टिकल आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल, 100-150 आर्टिकल आपको याद रखने चाहिए टोटल संविधान का, जो महत्वपूर्ण है। तो कम से कम आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल 81 तक तो आपको एकदम याद रहना चाहिए। 1 से लेके 81 तक, यानी कि केंद्र राज्य वाला पहला, दूसरा नागरिकता का, तीसरा मूल अधिकार, चौथा डीपीएसपी, पांचवा मूल कर्तव्य, चौथा का ए में मूल कर्तव्य, और फिर पांचवा आपका केंद्र सरकार, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी, और संसद की स्थापना, लोकसभा की संरचना, राज्यसभा की संरचना। ये आपको एकदम से याद रखना है। इसके बाद आपको देखना है कि आपको याद रखना है आर्टिकल 108, संयुक्त सत्र, बहुत बार पूछा गया है। आर्टिकल 105 संसदीय विशेषाधिकार, बहुत बार पूछा गया है। 112 बजट, 114 विनियोग विधेयक, है ना। ये सब आर्टिकल्स आपको एकदम याद रखने हैं। तो वैसे अब सुप्रीम कोर्ट्स में जो आर्टिकल जहां पे आपको इंपॉर्टेंट्स होंगे वो मैं वहां पे आपको बताऊंगा। ठीक है, अब यहां से आपको कनेक्टेड आर्टिकल वाइज देखने की आवश्यकता नहीं है। फिर आर्टिकल वाइज आपको देखने का जरूरत पड़ेगा राज्यपाल से। जब आप राज्यपाल पढ़ेंगे 153 में, और 153 से लेकर के फिर 171 तक के आर्टिकल आपको एकदम कंटिन्यू याद होने चाहिए। जो राज्यपाल होगा, मुख्यमंत्री होगा, मंत्रिपरिषद होगी, 165 में महाधिवक्ता होगा, और फिर विधानमंडल की संरचना होगी, विधान परिषद की स्थापना और उसका उन्मूलन 169 में लिखा हुआ है कि विधान परिषद कैसे बनेगा, विधान परिषद कैसे खत्म हो जाएगा। 170 में विधानसभा की संरचना है, 171 में विधान परिषद की संरचना है। तो वहां तक में, जैसे वहां लोकसभा राज्यसभा की संरचना के लिए हमने आपको बोला कि 81 तक ध्यान रखना है, वैसे इधर 71 तक के आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद कुछ आर्टिकल्स जो आपको आगे आएंगे, जो लोक संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, इलेक्शन कमीशन, है ना, संघ लोक सेवा आयोग 314 से लेकर के 323 तक, फिर आप 324 से लेकर के 329 तक इलेक्शन कमीशन, है ना, फिर अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, है ना, और अब ओबीसी क्लास जो वर्ग है आयोग, उसको भी संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स आपको ध्यान रखने हैं, है ना, जहां से कि आर्टिकल वाइज क्वेश्चन आपको पूछने का संभावना रहता है। और एक आध दो बार ऐसा देखा गया है कि क्वेश्चन जो है पंचायती राज में जो संशोधन हुआ है,
और आर्टिकल 243 ए बी सी जो है वहां से भी सवाल पूछ लेता है। तो पंचायती राज का भी आर्टिकल आपको ध्यान रखना जरूरी होगा, है ना। तो वो कहाँ से कौन से आर्टिकल्स, एक जो दिमाग में तनाव रहता है कि हमको पूरा आर्टिकल याद रखना है, उस तनाव में ज्यादा नहीं जीना है। लेकिन हाँ, कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स आपको जरूर याद रखने हैं जहां से बार बार क्वेश्चन बनता है, या फिर जहां के प्रश्न आपको मेंस में आते हैं। तो मेंस में जब आप लिखना शुरू करें, स्टार्ट करें, तो संविधान के भाग और अनुच्छेद के साथ स्टार्ट करेंगे तो वो ज्यादा प्रभावकारी आपके लिए रहेगा। ठीक है, चलिए। तो कॉलेजियम और न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया हम लोग देख लिए थे कि कैसे नियुक्त होता है और उसमें कॉलेजियम की क्या भूमिका है। हमें देखना है न्यायाधीशों की योग्यता, क्वालिफिकेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेज, है ना। लिखेंगे क्वालिफिकेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेज, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की योग्यता, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की योग्यता। ठीक है, अब सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की योग्यता क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? वो तो न उतना पीछे बैठता है तो इसे बोलते हैं, आगे बैठ के इसे क्या बोलते हैं भाई? हैं, फिर से बोलिए। हाँ हाँ, और अच्छा, बात जो है ना, देखिए ये आर्ट शुरू से अपने अंदर में को डेवलप करना है एक्स्ट्रा, क्या कि हम जो बोले वो स्पष्ट बोले, उच्चारण एकदम शुद्ध करें, आप बोले तो एकदम स्पष्ट सामने वाले को कन्वे करे। नहीं तो जानते हैं कितना लगाता है ना कि हमारा प्रपोजल रिजेक्ट हो गया, पता है ना साहब। अरे भाई बोले ही नहीं आएगा तो प्रपोजल नहीं कर देगा आदमी साहब। बोलने का तरीका परफेक्ट होना चाहिए। बोलने अगर ठीक आता है, देखिए मोदी जी को बोलने ठीक आता है तो 10 साल से प्रधानमंत्री हैं, नहीं तो कह ही रहे हैं कि बादल रहेगा तो रडार जो है सो पकड़ाएगा नहीं। बताइए, कह रहे हैं कि बादल अगर रहेगा तो उसमें हम लोग का जहाजवा निकल जाएगा तो रडार पकड़ेगा नहीं। ये भी बात कहना चाहिए उनको, कह रहे हैं। इहो बिक रहा है, ये भी बिक रहा है, इसको भी लोग सुन के आनंद ले रहा है। अरे क्या बात बोल दी कि बोलने आता है उस आदमी को, है ना। अब ये बात बोल किससे रहे हैं? एयरफोर्स के जो कमांडेंट है उससे बोल रहे हैं कि बरसात का मौसम रहेगा, बादल रहेगा तो जहाज हम लोग का निकल जाएगा, कोई रडार पकड़ेगा नहीं। बताइए, मैंने इस तरह का बात बोल जाते हैं। अभी अभी सबका सोशल मीडिया जो है ना वो अब हावी हो गया है। अब हावी हो गया तो सब एक दूसरे का गलती जो है सो बढ़िया से निकाल रहा है। पहले राहुल गांधी का गलती सब दिखाता था, अब राहुल गांधी अपनी टीम खड़ा कर दिया है कि ये सबके गलती दिखाओ, रिपीट करो, दिखाओ कि ये लोग क्या क्या बोलता है, कितना गलत गलत बोलता है ना, कुछ भी बोलता है। तो बोलना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप बोले और स्पष्ट बोले, सटीक बोले, है ना। कल के डेट में आप प्रशासक बन के जाइएगा, जिला में आपके जो कनीय अधिकारी होंगे, जो आपके छोटे अधिकारी ऑफिसर्स होंगे, उनको आपको मीटिंग लेना होगा, उनको आप बैठा कर समझाना होगा। तो कैसे आप एकदम स्पष्ट बोलिएगा, फ्लुएंट बोलिएगा, बोलने का आर्ट कैसा रहेगा कि अधिकारी आपका बात सुनेगा। नहीं तो आप बोलते रहिएगा, दो चार वो सूझ जाएगा पिछुआ, नहीं सूझ जाएगा, कहे कि सर में खुद एनर्जी नहीं दिख रहा हमको चीज, है कि नहीं। इसलिए ये आर्ट डेवलप करना, और बोलने का फायदा, अच्छा से बोलने का फायदा, बोलता तो सब आदमी है, अच्छा से बोलने का फायदा आपके पर्सनालिटी को बहुत जगह मिलता है ना। अगर आप ठीक तरीके से, इसलिए जो अगर बोलते हैं तो अपने बातों को ठीक तरीके से रखते हैं तो स्पष्ट तरीके से। तो कॉलेजियम प्रणाली के बाद जो योग्यता की बात है, ठीक बताया आपने कि एक तो कंपलसरी चीज है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, 5 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो,
या 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय या अन्य उच्च न्यायालयों के मिला करके भी 10 वर्ष तक उसके पास अधिवक्ता का अनुभव हो, है ना। तो ऐसी स्थिति में, और एक एडिशनल चीज है कि राष्ट्रपति के नजर में विधि का जानकार हो। लिख लेंगे, पहला, भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए। 5 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश होना चाहिए। ठीक है, 5 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश होना चाहिए, अथवा 10 वर्ष के लिए किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता होना चाहिए, एडवोकेट। राष्ट्रपति के नजर में विधि का जानकार होना चाहिए। राष्ट्रपति के नजर में विधि का जानकार होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो योग्यता है कि शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, है ना, भारत का नागरिक हो। इसके अलावा 5 वर्ष तक न्यायाधीश या 10 वर्ष तक अधिवक्ता, या फिर राष्ट्रपति के नजर में विधि का जानकार, है ना। राष्ट्रपति के नजर में विधि का जानकार। ठीक है, नोट करके एक बात ये लिखना है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के नियुक्ति के संबंध में न्यूनतम आयु सीमा का कोई उल्लेख संविधान में नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के नियुक्ति के संबंध में, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के नियुक्ति के संबंध में, न्यायाधीशों के नियुक्ति के संबंध में, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के नियुक्ति के संबंध में संविधान में न्यूनतम आयु सीमा का चर्चा नहीं है। मिनिमम एज रिस्ट्रिक्शन या मिनिमम एज प्रोविजन of the Supreme Court judges, minimum age provision of the Supreme Court judges, Constitution not described, Constitution not described, Constitution not described related to the क्वालिफिकेशन मैटर, रिलेटेड टू द क्वालिफिकेशन मैटर। ठीक है, योग्यता के संबंध में जो है संविधान के अंदर में सुप्रीम कोर्ट के जजेज के लिए कुछ न्यूनतम आयु नहीं लिखा हुआ है। ऐसा ना कि राष्ट्रपति होने के लिए 35 साल होना चाहिए, है ना, उपराष्ट्रपति के लिए 35 साल होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनना है तो 25 साल एज होना चाहिए, राज्यसभा का बनना है 30 साल होना चाहिए, मुखिया का चुनाव लड़ना 21 साल होना चाहिए। सबके मिनिमम एज तो है। यूपीएससी क्वालिफाई करना है तो 21 साल हो जाए मिनिमम एज, बीपीएससी करना है तो 22 साल हो जाए, डीएम के लिए, डीएसपी के लिए 20 साल हो जाए। ये सब क्लैरिफाई है ना। लेकिन
सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा का कोई उल्लेख नहीं है संविधान में। ठीक है, मैक्सिमम है कि 65 वर्ष के आप हो जाएंगे तो आपका रिटायरमेंट हो जाएगा, आप रिटायर्ड कर जाएंगे, लेकिन मिनिमम एज का कोई चर्चा वहां पर नहीं किया गया है। ठीक है, तो योग्यता यहां पर ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहीं पर नोट करके लिख लेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिलाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट जजेज ओथ Supreme Court judges oath administered by the President of India. ओके तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज हैं इनका शपथ जो है, इनका जो ओथ है वो प्रेसिडेंट के द्वारा कराया जाता है। राष्ट्रपति इनको शपथ दिलाते हैं कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व। ठीक है, तो योग्यता इनका शपथ था। आगे लिखेंगे टेन्योर, कार्यकाल। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल, टेन्योर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेज, टेन्योर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेज, टेन्योर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेज। ठीक है, टेन्योर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेज। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल क्या होता है, तो लिखेंगे कि संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित नहीं किया गया है। Tenure of the Supreme Court judges, it's not mentioned in the Constitution of India. But related to this condition, we have available three provisions. But related to this condition, we have available three provisions. हालांकि इससे संबंधित 3 प्रावधान उपलब्ध कराए गए हैं। हालांकि इससे संबंधित 3 प्रावधान उपलब्ध कराए गए हैं। तो पहला है 65 वर्ष की आयु तक पद पर रहेगा। 65 वर्ष की आयु तक पद पर रहेगा। He take post till 65 years old. He take post till 65 year olds. मतलब एक प्रावधान ये है कि 65 वर्ष तक ये चाहे जब सुप्रीम कोर्ट में जाए, क्योंकि मिनिमम एज तो कोई है नहीं, तो चल चाहे जब जाए, लेकिन 65 वर्ष तक ये क्या हो सक रहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जज के पद पर ये रह सकेंगे। ठीक है, दूसरा, यह राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा दे सकते हैं। ठीक है, ही कैन बी रिजाइन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
रिजाइन कर सकते हैं, त्यागपत्र दे सकते हैं राष्ट्रपति को। और तीसरा, संसद के सिफारिश पर राष्ट्रपति इन्हें हटा सकता है। ही कैन बी रिमूव्ड ऑल्सो आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। संसद के सिफारिश पर राष्ट्रपति इन्हें हटा सकता है। ओके, ठीक है। तो यदि संसद ऐसा सिफारिश करे, है ना, तो 3 प्रावधान यही किए गए हैं कि 65 वर्ष की आयु तक सुप्रीम कोर्ट के जज अपने पद पे रहेंगे। यदि वो चाहे तो इस्तीफा दे करके हट सकते हैं, राष्ट्रपति को इंट्रोड्यूस करके वो इस्तीफा दे देंगे, या फिर संसद स्वयं इनको हटा सकती है। अब हटा सकती है तो हटाने के मुद्दे पे चर्चा करना पड़ेगा कि कैसे हटा सकती है। तो देखिए, जैसे राष्ट्रपति को महाभियोग लगा के हटाते हैं, उसी से मिलता जुलता प्रावधान है सुप्रीम कोर्ट के जज को इनके पद से हटाने का, है ना, कि सुप्रीम कोर्ट के जज जो है सो अपने पद से हटाए जा सकते हैं। हालांकि इसका कोई संविधान में वर्णन नहीं है। एक कानून संसद ने बनाया हुआ है, जुडिशियल इंक्वायरी एक्ट 1968, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968। तो न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के प्रावधानों के तहत हटाया जाता है। ठीक है, जुडिशियल इंक्वायरी एक्ट 1968। ठीक है, अब देखिए, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968। ठीक है, अब ये क्या होता है, तो ये एज वेल एज प्रक्रिया वही है जो आपने महाभियोग में पढ़ी है। जो राष्ट्रपति को हटाने का जो महाभियोग आपने पढ़ा है आर्टिकल 61 में, वही प्रक्रिया है लगभग, लेकिन यहां पर महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि महाभियोग शब्द भारत के संविधान में एक ही जगह लिखा हुआ है, और वो है राष्ट्रपति के संबंध में। बाकी उसी से मिलते जुलते प्रावधानों से बाकी लोग भी हटाए जाते हैं, लेकिन शब्द लिखा हुआ है संसद के सिफारिश पर। ही कैन बी रिमूव्ड आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट। क्लियर है? समझ में आ रहा लो? बुझा रहा है ना? तो बुझा रहा है तो तुम क्वेश्चनवा कहाँ नहीं लिखता है जी? तो तुम आज जाना, आप फोटो खींचना, आप भेज देना हमको, ठीक ना? ठीक है, तो हम नंबर देबू आज अपन, हम देते नहीं करो, ठीक ना? एकदम जना, एकदम जाने के बाद ज्यादा कितना लगता है जाने में? यहाँ से लीगली जाता, इलीगली जाता है का जी? तो चाय पीना इलीगल काम है? तो खाली चाय चलता ना, और कुछ नहीं चलता है? हाँ, और कुछ बुलाइयो के नहीं? तो ठीक है, उसे ही जो इलीगली हो, इलीगली जाना कोई बात नहीं है, लेकिन इलीगली जाएगा तो कितना देर में पहुंचेगा? 30 मिनट। तो हम मान लो कि 6 बजे छुट्टी करते, 6 सवा 6 तक तो करेंगे, इतना जल्दी तो करेंगे नहीं, है ना? तो तुम 6:45 तक या 7 बजे तक भेज देगा, 7 बजे से पहले, ठीक ना? तो देख लिए कल अगर नहीं आया तो तुम्हारे घर फोन जाएगा। नंबर दिया है ना भाईजान के? हाँ, तो भाईजान पर फोन जाके पूछाएगा कि क्या नाम क्या है तुम्हारा? हसरत, हसरत। हाँ, तो कहे कि भाई हसरत के तनी पूछिए कि उसकी हसरतें क्या है ना? आ काहे नहीं रहा है कला तो? हाँ, अब तो आ रहा है, तो थोड़ा सा हम क्वेश्चन लिखवा के छोड़ेंगे अब। हाँ, कैसा हूँ सिलेक्शन करना लेना है तुमको अब।
बुझा गया ना, खाली फाकीबाजी से नहीं होगा काम। चलिए क्या लिखे हैं। हाँ, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968। देखिए अभी तक भारत के किसी भी न्यायाधीश पर जो है ये प्रोसेस नहीं हुआ है ना, किसी भी न्यायाधीश पर नहीं। लेकिन दो गो न्यायाधीश ऐसे हैं जिनके लिए प्रोसेस स्टार्ट हुआ था लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ। एक तो बी रामास्वामी है जिनका नाम मैंने कल लिया था आपके सामने, और एक है हमारे दीपक मिश्रा साहब, 2017 का बात है। तो लिख लेंगे, नोट करके दो नाम लिख लेंगे। न्यायमूर्ति वी रामास्वामी, जस्टिस आ रहे हैं उस पर लिखेंगे, जस्टिस वी रामास्वामी 1991 टू 1993, 1991 से 93 के बीच में। एंड दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा 2017 टू 18। लिख लेंगे, इनके हटाने के प्रस्ताव संसद में पारित नहीं हुए थे। इनके हटाने के प्रस्ताव संसद में पारित नहीं हुए थे। दीपक मिश्रा 2017 से 18, बी रामास्वामी 1991 से 1993। ओके ठीक है, चलिए। तो हटाने के प्रस्ताव पारित नहीं हुए थे, ठीक है। मतलब इनका रिमूवल प्रपोजल आया था जरूर, लेकिन वो पास नहीं हो पाया था। अब देखिए तो जुडिशियल इंक्वायरी एक्ट 1968 क्या है। देखिए बाहर से नहीं, राज्यसभा में गया था। दीपक मिश्रा के लिए राज्यसभा गया था, बी रामास्वामी का लोकसभा गया था। लेकिन लोकसभा में राजीव गांधी को के वॉकआउट कर जाने के कारण यह प्रपोजल पास नहीं हुआ, ठीक है। तो उनका भी पास नहीं हुआ, और इनका भी प्रपोजल गया था हाउस में, लेकिन इनका राज्यसभा गया था। ऑपोजिशन ने, लोकसभा में तो इनकी बहुमत है सरकार की, तो हो ही नहीं सकता था। तो ऑपोजिशन जो है वो राज्यसभा में गई। और देखिए आधार क्या है इनको हटाने का, पहले ये बात लिख लीजिए, है ना, कि इनको हटाने का आधार क्या है। मतलब कि ये जो जुडिशियल इंक्वायरी होगा ये किस आधार पर होगा, आधार पूछा जाता है। तो दो आधार है, दो आधार है, ठीक है कि दो हाथ आधार पर इन्हें हटाया जा सकता है ना। दो आधारों पर इन्हें हटाया जा सकता है। पहला दुर्व्यवहार, दुर्व्यवहार मिसबिहेवियर जिसको कहते हैं इंग्लिश में, दुर्व्यवहार। अब जजेस साहब कहीं मिसबिहेव कर दिए मैटर गड़बड़ा जाएगा, है कि नहीं, दिक्कत हो जाएगा। है मिसबिहेव मतलब कि किसी भी तरह का, मतलब कि ये तो संविधान का उल्लंघन कर दिए, भ्रष्टाचार कर दिए, स्कैम कर दिए, तो मिसबिहेव ही है वो। आपसे उम्मीद थोड़ी करते हैं, है ना। या आप उतने बड़े ओहदा पर बैठे हुए हैं, जज साहब हैं कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का चार्ज लग जाता है ना। दूसरा को कुछ बोल दीजिए, जज साहब को ज्यादा नहीं, बाप जज साहब सबसे ज्यादा खतरनाक आदमी है ना, सबसे ज्यादा पावर लेके घूमते हुए। आईएसओ कुछ नहीं पूछते हैं, आईएएस जाता ना खड़ा हो जाओ, आईएएस को डांट के भगा देता है वो लोग, है ना। अगर चल गए सही है, टहलते सही ऐसे कपड़ा वपड़ा मोड़ लीजिए कोर्ट में, देख रहे आईएएस है, तो लौटा देता है कि जाके घर जाके ब्लेजर पहन के आओ पहले। हाँ डांट देता है सीधे कि भाई लवासना में सिखाया नहीं है क्या कि कैसे जाना है, सिविलाइजेशन क्या होता है, सिविलाइज्ड कैसे होते हैं। किसको डांट दिया, हम लोग के बिहार के सबसे बड़ा बढ़िया अधिकारी आनंद किशोर जी, है ना। मैंने बिहार बोर्ड को एकदम नियमित टाइम पे करा दिए बेचारे, ई गए वो, उनको ले लिया सब टारगेट में। जज साहब कहते हैं कि खाली क्या किए थे, शॉर्ट पैंट व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहन के चल गए थे पूरा, हालांकि बेल्ट वोट लगे थे लेकिन ब्लेजर नहीं था ऊपर में। अब बताइए इस बात के लिए डांट दिया कि ब्लेजर कहाँ है तुम्हारा, लवासना में नहीं सीखा। इतना सीनियर आईएएस अफसर, मैंने बहुत बड़े ओहदेदार है ना, धर के डांट दिया, है ना। तो वो लोग किसी को पूछता नहीं है, वो लोग लालू जी को भी डांट दिए थे चाईबासा मामले में, झारखंड में जज साहब ये बोले कि सर हमको बड़ी मच्छर काटता है वार्ड में, लालू जी बोले। तो जज साहब बोले कि तो थपड़ी में जाइए, क्या दिक्कत है ना।
तो ये लोग इतना पावर रहता है ना कि लोग डरता उड़ता नहीं है किसी से। ईमानदार जज है तो हालत खराब कर देंगे, वो किसी का भी हालत खराब कर देंगे। अभी देखिए डीवाई चंद्रचूड़ साहब कैसे किए हुए हैं, सुन में नहीं करते हैं किसी का, है ना, तो उतना इस लोग का रहता है। तो पहला है दुर्व्यवहार और दूसरा है असक्षमता, इनकैपेसिटी, असक्षमता। दुर्व्यवहार और असक्षमता, इनकैपेसिटी। ठीक है, कैपेसिटी। तो इसके तहत जो है यही दो आधार है, ये दो आधार पूछा जाता है पीटीयूटी में कि कौन किन से दो आधार पर, तो ये नहीं कि संवैधानिक उल्लंघन आ जाएगा तो आप उसमें लगा दीजिएगा। आपको खोजना है दो वर्ड प्रॉपर, दुर्व्यवहार और असक्षमता, क्योंकि यही बात लिखा हुआ है जुडिशियल इंक्वायरी एक्ट में। ठीक है, संविधान का उल्लंघन केवल और केवल राष्ट्रपति के संबंध में लिखा हुआ है, इनके संबंध में नहीं लिखा हुआ है। तो इनके संबंध में बस दो ही वर्ड लिखा हुआ है, और वो है कि दुर्व्यवहार और असक्षमता। तो ये दो स्थिति में इन पर लगेगा ये। ठीक है, अब देखिए सेम प्रोसेस है जैसे आपका होता है राष्ट्रपति को हटाने के लिए। महाभियोग की प्रक्रिया किसको याद है जी, बताइए। तो सूचना में कितने लोग का साइन रहेगा? हम्म 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 ठीक है। हम्म 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 रिपोर्ट आने के बाद ना, रिपोर्ट अगर पॉजिटिव आया, मतलब आ गया कि हाँ इन्होंने ऐसा किया है, तो पास कर देगी। तो ये हो जाएगा आज। अगर आ जाएगा कि नहीं किए हैं तो पास नहीं करेगी, वहीं पे मैटर खत्म हो गया। ठीक बताया, सही बताया आपने, प्रॉपर बताया, गुड, एकदम प्रॉपर, सब याद था। तो यहां पर एकदम यही प्रक्रिया है। तो एकदम एज वेल एज यही प्रक्रिया यहां भी होता है। यहां भी दो तिहाई बहुमत चाहिए, यहां भी पहले 14 दिन पहले नोटिस जाएगा। यहां भी जो हाउस नोटिस भेजेगा उसके 1/4 मेंबर साइन करके नोटिस भेज देंगे कि सर हम आपको 14 दिन बाद हटाएंगे। ठीक है, तो सेम होगा। फिर एक हाउस 2/3 मेजोरिटी से पास करके दूसरे हाउस को भेज देगा। दूसरा हाउस यहां पर भी एक कमीशन बना देगा, बोलेगा जांच करके रिपोर्ट आने दीजिए। फिर रिपोर्ट आ जाएगा, रिपोर्ट आएगा, और उसके बाद अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आता है तो ये हाउस भी 2/3 मेजोरिटी से पास कर देगा और उनका पद रिक्त माना जाएगा। और यदि रिपोर्ट नेगेटिव आता है तो पास नहीं किया जाएगा और ये हो जाएगा। ठीक है, एक बात ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति का महाभियोग का प्रक्रिया हो या सुप्रीम कोर्ट के जज को जुडिशियल इंक्वायरी एक्ट के तहत हटाने की प्रक्रिया हो, दोनों ही स्थिति में ये कार्य जिस सत्र में शुरू किया जाएगा उसी सत्र में पूरा कर लेना है। ऐसा नहीं होगा कि आप बजट सत्र में शुरू किए, इसको खींच के लेके चल जाए शीतकालीन सत्र तक, चाहे खींच के लेके चल जाए आप इसको मानसून सत्र तक। जिस सत्र में महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होगी, जिस सत्र में हटाने की प्रक्रिया शुरू होगी, उसी सत्र में प्रक्रिया खत्म कर लेना है। उसी सत्र में प्रक्रिया खत्म कर लेना है। इस बात को जो है सो आपको यहां पर ध्यान रखना है। क्लियर है? तो दिक्कत, जिस सत्र में प्रोसेस शुरू होगा उसी सत्र में प्रोसेस कंप्लीट भी कर लेना है। कोई दिक्कत? राष्ट्रपति के लिए भी, दोनों के लिए। ठीक है, जिसको भी इम्पीच करेंगे उसको उसी सेशन में उसका मैटर जो है सो कंप्लीट हो जाना चाहिए, उसको खींच करके आपको अगले तक नहीं जाए। ठीक है, अब देखिए बी रामास्वामी पर जो लगा था,
तो बी रामास्वामी का मैटर लोकसभा में शुरू हो गया था, चर्चा भी हो रहा था, लेकिन कांग्रेस वॉकआउट कर गई, कांग्रेस बीच से उठ करके निकल गई। तो वॉकआउट कर गई तो वोटिंग नहीं हुआ, तो वोटिंग नहीं हुआ तो बी रामास्वामी पर लगाया गया ये जुडिशियल इंक्वायरी एक्ट पूरा नहीं हुआ। तो हालांकि बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। दीपक मिश्रा साहब का बात 2017 का है, मोदी जी के काल का है। तो इनको हटाने का प्रोसेस राज्यसभा से शुरू किया गया और विपक्ष ने जो है, जो हमने कहा कि 1/4 मेंबर जो है सो साइन करके पहले किसको देंगे, प्रिजाइडिंग को देंगे। तो 1/4 मेंबर ने दीपक मिश्रा को हटाने के लिए जो कॉजेस दिए और उस कॉजेस पे अपना साइन करके जब लेके गए, तो प्रिजाइडिंग वहां पर उसके पास अधिकार है कि अगर आपके द्वारा लगाया गया आधार गलत है तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, वहीं पर रिजेक्ट हो जाएगा मैटर। तो जब ये लोग लेके गए तो 2017 में भारत के उपराष्ट्रपति थे एम वेंकैया नायडू साहब। तो एम वेंकैया नायडू जी जो थे उन्होंने इसको देखा, तो जो प्रपोजल भेजा गया था, राज्यसभा के सभापति थे, तो राज्यसभा में तो सभापति देखेगा पहले, तो जब उनके पास गया तो उन्होंने देखा कि हर पॉइंट में लिखा हुआ था मे बी, जो भी लाइन विपक्ष ने डाला था ना आधार, उसमें उन्होंने एक पॉइंट डाला था मे बी, ठीक है, मे बी डाला था, या फिर उन्होंने डाला था आई थिंक। तो अगर आई थिंक और मे बी के साथ कोई लाइन शुरू होता हो तो क्या इस लाइन पर किसी पर एक्शन किया जा सकता है? मे बी ऐसा लगता है, आई थिंक मैं ऐसा सोचता हूं, मैं ऐसा मानता हूं, तो आपके मानने आपके सोचने भर से किसी को इंपीच नहीं कर सकते हैं। इंपीच करने के लिए सॉलिड रीजन चाहिए, है ना, पुख्ता प्रमाण चाहिए। तो वहीं पर एम वेंकैया नायडू साहब ने ऑपोजिशन को कहा कि देखिए यहां पे मजाक नहीं चल रहा है, आप सॉलिड रीजन बताइए। आप खुद जो रीजन दे रहे हैं उस रीजन में भी आप कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है, तो लगने पर तो नहीं होगा ना जी। लगने पर सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा देंगे, आगे चल के सीजीआई बने थे देश के ये, तो नहीं तो हटा देंगे। तो वहां पर रिजेक्ट कर दिया गया। तो अभी तक मात्र 2 न्यायाधीश जिनके लिए प्रोसेस स्टार्ट करने के बारे में सोचा गया लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ। तो आज तक तो किसी का कंप्लीट हुआ ही नहीं है और सोचा भी गया है केवल इन्हीं 2 लोगों के मामले में, बाकी और किसी के मामले में सोचा भी नहीं गया है। बाकी विवाद तो बहुत सारे हुए हैं, लेकिन विवाद के बाद लोग इस्तीफा दे देता है, और जो कि अच्छा बात है, विवाद हो जाए तो आप इस्तीफा दे के मैटर खत्म कर दीजिए, है ना। कैसे कि विवाद हो जाने के बाद आप इस्तीफा दे दीजिएगा तो ठीक है, इज्जत बच जाएगा। अरे कितना लोग होता है कि तमाशा घुस के देखेंगे, है ना, एकदम बीच में जाके देखेंगे तो दिक्कत हो जाता है ना। तो जब विवाद हो गया, डिस्प्यूट हो गया, तो आप इस्तीफा देकर के निकल जाइए, तो कम से कम थोड़ी बेइज्जती कम होगी। बहुत से लोग हैं जो इस्तीफा देके निकले हैं, इसलिए उनका इतिहास में रिकॉर्ड में नाम दर्ज नहीं हुआ। ये और दीपक मिश्रा साहब की तो कोई गलती थी ही नहीं, जानबूझ के किया गया था, बिना मतलब का किया गया था। दीपक मिश्रा साहब ने ऐसा कोई काम नहीं किया था जिसको लेकर के उनको इम्पीच किया जाए या उनके साथ कुछ गलत किया जाए, है ना। उन्होंने कुछ फैसले दिए थे, अब फैसला आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो नहीं अच्छा लगता, आप उसको ये कर दीजिएगा, इम्पीच कर दीजिएगा, ये कोई बात हुआ। अभी तक डीवाई चंद्रचूड़ साहब बहुत सब फैसला दे रहे हैं, बहुत से लोग को फैसला अच्छा लग रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। जो जिसके हिसाब से है उसको अच्छा लग रहा है, और जो जिसके हिसाब से नहीं उसको अच्छा नहीं लग रहा है। अब कुछ फैसले सरकार के खिलाफ हैं तो सरकार को अच्छा नहीं लग रहा है, अब कुछ फैसले सरकार के पक्ष के हैं तो विपक्ष को अच्छा नहीं लग रहा है। तो क्या इसके आधार पर हटा दीजिएगा सुप्रीम कोर्ट के जज को? नहीं हटा सकते हैं। संविधान इतना बेहतरीन बना हुआ कि हटाना इतना आसान थोड़ी है, आप हटा ही नहीं सकते किसी को। तो इसलिए यहां पर इस तरह की स्थिति जो है सो बनाई गई है कि इन्हें इनके पद से हटाया भी जा सकता है। तो पद से हटाने के लिए जुडिशियल इंक्वायरी एक्ट 1968 के तहत जैसे राष्ट्रपति को हटाने के संबंध में महाभियोग की प्रक्रिया होती है, वैसे ही संसदीय प्रक्रिया करके सुप्रीम कोर्ट के जज को भी इनके पद से हटाया जा सकता है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए नेक्स्ट आइए, वेतन भत्ता, सैलरी एंड अलाउंसेस। वेतन भत्ता, सैलरी एंड अलाउंसेस।
ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब का वेतन कितना है जी? 80,000 किसका है? तो 80,000 किसका है? हाँ, सीजीआई का 2,80,000। हाँ, 2,80,000 सीजीआई का, 2.5 लाख रुपया अन्य न्यायाधीशों का। तो पैसा तो कोई खास मैटर है नहीं, पैसा का कोई, मैं पैसा वैसा का मैटर ज्यादा नहीं पढ़ाता, है ना। मेन मैटर है, आप ये देखिए कि इनका पैसा दिया कहां से जाता है, ये तो सभे जानता है। इनमें एक और गहुवन रहस्य है। गहुवन समझते हैं? गेहूं एगो सांप होता है, गेहूं का बाल उसका रहता है पिटिया, वो बहुत खतरनाक होता है ना, उपाय लगाता है। अरे कोई कल बोले ना कि सांप कहीं दिख जाए, गेहूं करैत अजगर, आई सब कहे कि आज मूड नहीं है, जाओ, है ना, वो खुद ही अपना रास्ता बदल ले, तब कहिए कि भाई बहुत अच्छा हुआ, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गर्ल हो, है ना, वो ताकतवर आदमी है, छोड़ दिया उसने, है ना। ई थोड़ा सा हम ना पूछ लो। अनुसूचित 2 में तो संवैधानिक पद पे बैठे हुए सबका वेतन भत्ता है। ठीक है। महत्वपूर्ण बात क्या है? महत्वपूर्ण बात यह है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन और भत्ता भारत के संचित निधि पर भारित होता है। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ भारित, ये समझना है, ये मैटर है कि भारित होता है। ये पूछ देगा तो क्या होगा? हाँ, गुड गुड। जब कोई किसी का पैसा अगर संचित निधि पर भारित हो गया तो उसके पैसे पर चर्चा हो सकती है संसद में, लेकिन वोटिंग नहीं होगा। इसका इनडायरेक्ट मतलब यह हुआ कि इनका पैसा बढ़ाया जा सकता है लेकिन घटाया नहीं जा सकता है। तो संचित निधि पर दो तरह का व्यय होता है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है, भारत का संचित निधि जिसकी मालिक संसद होती है, इस पर जो एक्सपेंडिचर होता है, जो इस पर खर्चा होता है, ये खर्च दो तरह का होता है। एक होता है भारित व्यय, डिपेंडेबल एक्सपेंडिचर, एक होता है निकाला गया व्यय। ऑब्जेक्टिव एक्सपेंडिचर्स, है ना, जो किसी काम के लिए आप करते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि जितना लोग जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है, तो संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोगों का जो वेतन भत्ता होता है वो भारित होता है। तो भारित होता डिपेंडेबल एक्सपेंडिचर है, तो भारित होगा, इसका मतलब यह है कि इनके लिए जब संसद से संचित से पैसा निकाला जाएगा तो चर्चा हो सकता है कि पैसा कम दे रहे हैं, ज्यादा दे रहे हैं, कम कर दीजिए, ज्यादा कर दीजिए, तो ज्यादा तो हो जाएगा, लेकिन कभी वोटिंग करके इसको कम नहीं कराया जा सकता है। तो वोटिंग होबे नहीं करेगा। जिसका भी वेतन संचित निधि पर भारित होगा उसके वेतन पर वोटिंग नहीं कराई जाएगी। चर्चा हो सकता है, मन को खुश करने के लिए चर्चा कर लीजिए, लेकिन आप वोटिंग नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि इनका पैसा कम नहीं होगा। ये क्या है? यही तो इनको इंपावर करता है, यही तो इनको ताकतवर बनाता है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस क्यों इतना बेधड़क रहते हैं, निधड़क रहते हैं? क्योंकि उनको पता है कि सरकार चाह के भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। अगर ये पैसा भारित नहीं होता तो पैसा देने का काम तो सरकार का ना है। सरकार के खिलाफ आप पैसा दिए, सरकार का रुको इनका उपाय करते हैं, कितना 2,80,000 ना 1.5 लाख दो इस महीना से इनको, हो गया काम खत्म। सरकार चाहती तो कर सकती थी, लेकिन देखिए संविधान बनाने वाले कितने वैज्ञानिक लोग थे। उन्होंने कहा कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट न्याय देना है, उसको किसी के भी खिलाफ न्याय देना पड़ सकता है, सरकार के खिलाफ भी देना पड़ सकता है। तो संविधान ऐसा बनाओ कि सरकार चाह के भी इनका कुछ ना कर पाए। तो कहा गया कि देखिए इनका जो वेतन भत्ता जो है ना वो भारित कर देते हैं। सरकार चाहिए देगी कि पैसा कम कर दे तो नहीं कर पाएगी, सिवाय फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो वित्तीय आपातकाल लग जाएगा तो सबका कम हो जाएगा, तो इनका भी कम होगा। ऐसे सामान्य परिस्थिति में इनका वेतन
बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं कभी। ठीक है, तो नोट करके लिख लेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन और भत्ता, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन और भत्ता भारत के संचित निधि पर भारित होता है, या संसद के संचित निधि पर भारित होता है। ठीक है, ओके। निकाला गया व्यय में चर्चा भी होगा, वोटिंग भी होगा। हाँ, ले लेंगे सुप्रीम कोर्ट जजेस सैलरी एंड अलाउंसेस, सुप्रीम कोर्ट जजेज सैलरी एंड अलाउंसेस completely dependable expenditure, completely dependable expenditure on the consolidated fund of the India, on the consolidated fund of the India, consolidated fund of the India, संचित निधि। तो निधि 3 गो होती है जी, निधि को जानते हैं? कौन निधि को? कहता है यस। निधि जो है, हम लोग किस निधि की बात कर रहे हैं? कौन? संविधान निधि। तो हर डरवा को अलगे चलता है जी। हाँ, संविधान निधि। देखिए, हाँ देखिए, हाँ और ये सबको अलग अलग करके जुड़ा दी, हो गया हम बबुआ लतीफ। जानते हैं तो गांव में होता है ठाकुर लोग, है ना, ठाकुर समझते हैं ना, नाई। हाँ, हालांकि अब कितना आदमी खिसी आ जाएगा जी। ठाकुर जैसे कि मधुबनी उधुबनी क्षेत्र में ठाकुर मतलब ब्राह्मण राजपूत ये होता है। हम लोग के यहाँ, हम लोग के ठाकुर मतलब नाई होता है। ठीक है, ये तो अब मैंने बाद में बाहर निकला 2-4 साल पहले से बात बुझाया कि यार कितना विविधता है देश में, है ना। तो अब वो लोग क्या है ना कि जब शादी विवाह होता है तो खाना वाना होता है कि भाई हमको खाना दीजिए, लेके जाना है, तो सब भाई ये है सब तो लोग को दिया जाता है। तो उसमें वो था बहुत तेज आदमी, तो वो अकेले सिंगल रहता था, है ना। तो खाना लेने गया तो देने वाला पूछा कि आप कितना आदमी हैं? तो बोला 3 आदमी। तो उसको शक हुआ कि 3 आदमी कौन है भाई, ये तो अकेले ही रहता है। बोला नाम बताइए। तो बोला हम बबुआ लतीफ। बोला हम बबुआ लतीफ। वो आदमी से हो सकता है 3 आदमी आया होगा, तो खाना वाना बांध के उसको दे दिया। तो ये जानकार आदमी बैठे कि पगला ही का बोला जी। तो बोला हम वो अपने को बोला, आप बबुआ कह के लोग उसको बुलाते थे, और लतीफ उसका मूल नाम था। तो बोला हम लोग 3 आदमी है, हम बबुआ लतीफ 3 आदमी के लेके गया। हम लोग अभी यार गजब दिमाग लगाया भाई, ये होता है प्रेजेंस ऑफ माइंड, है ना। बोला कितना आदमी? 3 आदमी। बोला कौन कौन? हम बबुआ लतीफ। लो भाई 3 आदमी का लेके जाओ, है ना, हो गया। अभी संचित निधि करेगा, उस केंद्र का संचित निधि, राज्य का संचित निधि, कह दो पंचायत का संचित निधि, हो गया 3 गो, है कि नहीं। निधियां 3 होती हैं, संचित निधि, आकस्मिक निधि और लोक लेखा निधि, है ना। निधियां 3 होती हैं, ए आपका कंसोलिडेटेड फंड, ठीक है, कंटीजेंसी फंड, पब्लिक अकाउंट फंड, है ना। तो राज्य का अपना ना होगा जी, वो भी होगा, राज्य में भी 3 गो होता है, ये राज्य में भी होगा अपना। अब इस तरह इसको 6 गो कह देंगे, राज्य का अपना है, केंद्र का अपना है, ठीक है। तो यहां पे इसको लिखो, संचित निधि, आकस्मिक निधि, लोक लेखा निधि। तो देखिए, देश का खर्चा का जो पैसा निकलता है ना, वो संचित निधि से निकलता है, ठीक है, जिसमें हम लोग का देश का आदमी का टैक्स का पैसा जाकर जमा हो जाता है। जो हम लोग टैक्स देते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, सरकार को मिलने वाला ब्याज, सरकार जो ऋण लेती है, जितना सरकार का सोर्स ऑफ इनकम है, उस सब पैसा जा करके
संचित निधि में जमा हो जाता है, ठीक है। उसी का एक हिस्सा रिजर्व रखा जाता है कंटीजेंसी फंड में, आप आकस्मिक निधि में, जो राष्ट्रपति के कंट्रोल में रहता है। उससे हमेशा पैसा नहीं निकलता है, उससे कभी कभी पैसा निकलता है। लोक लेखा निधि जो है, जो आदमी सब अपना बीमा कराता है, बीमा कराता है, बैंक में एफडी कराता है, तो वो सब जो पैसा होता है वो लोक लेखा निधि में रहता है। वो कहा रहता है पब्लिक अकाउंट में, वहां पर उसे रहता है, जो लोग अपना जब चाहता है फिर वहां से उसको मिल जाता है। तो लोक लेखा निधि, हाँ बॉन्ड वॉन्ड भी सब उसी में रहता है, बॉन्ड वॉन्ड का भी जो पैसा रहता है वो सब लोक लेखा निधि में ही रहता है, पब्लिक अकाउंट में रहता है, ठीक है। लेकिन देश के लिए खर्चा का जो काम होता है उस संचित निधि से होता है, ठीक है। तो संचित निधि से एक भी रुपया अगर आपको निकालना है ना, तो बिल पास कराना पड़ेगा, संसद पास करे तभी होगा। तो वही अगर संवैधानिक पद पर बैठा हुआ लोग के लिए पैसा निकालना है तो पास तो होगा बिल, लेकिन उस पर वोटिंग नहीं होगा। कैसे को तो देना ही है, निश्चित है कि आपको देना है, तो उसमें एक भी रुपया कम बेसी नहीं होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई विकासात्मक कार्य करना है, डेवलपमेंटल काम करना है, आप हॉस्पिटल बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं, सड़क बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं, तो ये भी संचित निधि से पैसा आएगा, ठीक है। अन्य जो प्रशासनिक अधिकारी सब उन लोगों का सैलरी, पेंशन, ये सब वहीं से आएगा। तो ये जो है निकाला गया व्यय है, तो निकाला गया व्यय जब होगा तो इस पर चर्चा भी होगा और उस पर वोट भी होगा। विपक्ष, सत्ता पक्ष कहेगा कि 500 करोड़ चाहिए, विपक्ष कहेगा कि 400 करोड़ में कर लीजिए काम, कहला 500 करोड़ लीजिएगा। तो इसके लिए वोटिंग होगा कि भाई कितना करोड़ निकलेगा, फिर वोटिंग पर जिसमें ज्यादा मत आएगा उतना पैसा निकलेगा। तो निकाले गए व्यय में पैसा पर वोटिंग करना पड़ता है, यहां पर वोटिंग करना नहीं पड़ता है। तो सुप्रीम कोर्ट के जज का वेतन, भत्ता, उनका पेंशन, पेंशन भी उनका संचित निधि से आता है, ठीक है। इनका पेंशन भी जो इन लोगों का होता है वो पेंशन भी इनका संचित निधि पर ही भारित होता है, ठीक है। तो ना तो इनको नौकरी में किसी बात का डर है पैसा का, और ना रिटायरमेंट के बाद कोई डर है पैसा का। इसीलिए ये लोग खुल करके अपना फैसला सुनाता है, खुल करके अपना बात करता है, ताकि देश में न्याय व्यवस्था की रक्षा की जा सके। अगर जुडिशरी में ही लोग डर जाएंगे, डर करके फैसला सुनाएंगे, तो अन्याय हो जाएगा ना, प्रभावकारी लोगों का शासन हो जाएगा। तो इसलिए जुडिशरी को पूर्णतः निष्पक्ष रखने के लिए इस तरह का काम यहां पर किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, अब आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों का 3 गो प्रकार होता है ना, 3 गो प्रकार होता है सुप्रीम कोर्ट में जजों का, ठीक है। तो इसको थोड़ा समझिए कि क्या प्रकार होता है। तो लिखेंगे टाइप्स ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों का प्रकार, ठीक है। तो इसमें 3 तरह के न्यायाधीश आपको दिखेंगे। पहले लिखेंगे कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, एक्टिंग चीफ जस्टिस, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, एक्टिंग चीफ जस्टिस, ओके। तदर्थ न्यायाधीश, तदर्थ न्यायाधीश, एडहॉक जज, हाँ एडहॉक जज, तदर्थ न्यायाधीश, एडहॉक जज, और सेवानिवृत्त न्यायाधीश, रिटायर्ड जज। ठीक है, कार्यकारी न्यायाधीश, तदर्थ न्यायाधीश और सेवानिवृत्त न्यायाधीश।
तो ये 3 तरह के आपके जो है सो जजेज हैं। अब है कि ये तीनों तरह के जो जज का व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट में किया गया है, वो किया गया है कि अलग अलग समय पर कभी कभी सुप्रीम कोर्ट में जजों की आवश्यकता पड़ जाती है। चाहे मान लीजिए चीफ जस्टिस ही कभी मान लीजिए कि जैसे डीवाई चंद्रचूड़ साहब चीफ जस्टिस हैं, अचानक से अनुपस्थित हो गए, है ना, तबीयत खराब हो गया, फॉरेन चले गए किसी कारणवश, है ना, दिक्कत हो गया, तो समस्या हो जाती है ना। शादी विवाह का माहौल है, कहीं शादी विवाह में चल गए, 4 दिन तक लगातार अनुपस्थित रहे तो क्या होगा, तो पद खाली हो जाएगा, तो उस समय तक कौन संभालेगा, है ना। तो ये सब तो जिम्मेवार पद है, तो यहां से लोग निकलते, तो इसी के लिए रखा गया कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, एक्टिंग चीफ जस्टिस, है ना। हालांकि ये लोग तो अपना पद पर है तो अपना जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आज 2-3 गो सुबह के बैच में, टीचर वाला बैच में 2-3 गो विद्यार्थी सब आया, वो कह रहा है कि सर हमको ऑनलाइन दिलवा दीजिए एक्सिस। नहीं, क्या हुआ जी तुम लोगों को? बोला सर जाना है, अब शादी उदी का दिन है, तो शॉपिंग वॉपिंग करेंगे, आज जाना है शादी में। बोले अच्छा, एग्जाम थोड़ा सबके कब है? एग्जाम इन लोग का अभी मतलब जून में ही होना है, हालांकि डेट थोड़ा सा कंफर्म नहीं है अभी, लेकिन अब हो रहा है कि 15 जून के बाद होगा। 15 जून तक हो जाना था, लेकिन अब हो रहा है कि उसके बाद होगा, 20 के आसपास। हाँ, अब इसमें सबको जाना है शादी में, अब कह रहा है कि हमारा ऑनलाइन एक्सेस दिलवा दीजिए। अब बताइए, दूसरा के शादी में जो जाएगा ओकर आपन शादी संकट में पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? है, इसलिए दूसरा के शादी में नहीं जाना चाहिए ज्यादा, अपन शादी में जाइएगा सीधे। नहीं तो ये हम मालूम चला कि दूसरा के शादी में जाके आप नागिन डांस कर रहे हैं, आप मालूम चला कि आपके द्वार पर अगुआ ये नहीं रहा है। अरे आपका भी तो मन करता ना होगा जी, दूसरा किसी का बारात जाता होगा तो मन तो करता ही होगा कि काश हम भी जाते दुल्हा बन के। लेकिन अब आप तब ना जाइएगा जब आप अपने आप को उस एलिजिबिलिटी लाइएगा। अब एलिजिबिलिटी लाइएगा तबे शादी होगा, है कि नहीं। तो ये देखिएगा, दूसरा के शादी में जाने से अपना शादी संकट में पड़ जाता है ना। तो इसलिए ध्यान रखेंगे, एकदम बहुत क्लोजेस्ट कोई हो तो, अगर एकदम है कि कंपलसरी, जैसे घर परिवार का बात है तब तो जाना एकदम जरूरी है, तो उसमें भी जाइए, एक आध दिन अपना फंक्शन अटेंड करिए, अपना पढ़ाई बाधित मत होने दीजिए। ये नहीं कि भैया के शादी है तब भैया के शादी में रह जाएगा 5-5 दिन, 10-10 दिन। आप चलिए भैया के साथ तो ठीक है, कितना तो पगला होता है, कहता है कि सर भैया के साली के शादी तन जाना है ब्याह में। अरे पगला, तू मैंने भैया के शादी में तो गईबे किया, अब भैया के सालियों के शादी में गया तो 10 दिन इन्हें बर्बाद किया, 20 दिन उन्हें बर्बाद किया, तो ऐसे ही घूम घूम के पूरी खाते रहिए। आप मालूम चला कि अपन शादी के लिए कोई नहीं पूछ रहा है, अपन शादी इंपॉर्टेंट है कि नहीं। अपना शादी बढ़िया से हो, आपके शादी में बड़े से बड़े गेस्ट आए, बड़े से लोग आप बुलाए, है ना, बढ़िया सा फंक्शन करें। इसके लिए पहले आपको अपने आप को काबिल बनाना पड़ेगा। अपने आप को जब आदमी काबिल बना रहा होता है तो आसपास की चीजों से खुद को दूर रखना पड़ता है, कि आसपास के इन्वॉल्वमेंट से आप दूर रहिए। जितना दूर रहिएगा उतना ज्यादा आप अपने आप पर काम करिएगा। कितना सा कहता है कि नहीं जाएंगे तो खिसिया जाएंगे, कोई किसी से खिसियाता नहीं है जी। आपसे वही लोग गुस्साएगा जो जब तक आपकी कोई अपनी आइडेंटिटी नहीं है। आप किसी के भी शादी ब्याह मत जाइए, एकदम दूर रहिए, एकदम अकेले रहिए। अब बीपीएससी क्वालिफाई करके डीएसपी बन जाइए था, जिसको कार्ड नहीं भेजिएगा ना वो आएगा, आप कहेगा भैया हम जानते हैं आप बहुत भीड़ में होंगे, आपको कहां इतना फुर्सत है कार्ड देने का, लेकिन आप हमारे भाई हैं, हमको तो आना ही था। आएंगे, बिना कार्ड के भी आएंगे। लेकिन आप अगर लाइफ में कुछ नहीं किए, आप घूम घूम कर न्योता कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, चुमावन दे रहे हैं सबके यहाँ जा करके, हम मैटर चला कि आप बुलाएगा तो कौन नहीं आएगा, कह देगा हम बिजी हैं, क्योंकि आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। आपके यहाँ आने से क्या ही हो जाएगा किसी को। तो इसलिए अपन जो शादी बढ़िया से हो अपनी आइडेंटिटी के साथ, इसके लिए कम से कम साल भर तो दूसरों के शादी में जाने से अपने आप को रोकना पड़ेगा, कि दूसरा के शादी में ना जा करके अपन शादी का तैयारी करें, है ना। पढ़ रहे हैं शादी के लिए ना पढ़ रहे हैं जी, अंतिम लक्ष्य क्या है? शादी तो है, आप सही कह रहा है। अरे अंतिम लक्ष्य यह ना है जी, नहीं है।
अच्छा, तो अंतिम लक्ष्य क्या है? माने कि पढ़ करके देश का सेवा करना लक्ष्य है खाली? ये सब आदर्शवादी बात है कि नहीं? शादी करना, तब शादी करना तब बढ़िया घर में शादी हो जाए, बढ़िया आदमी से हो जाए, है कि नहीं? लेकिन ये सब कब होगा? जब आप बढ़िया आइडेंटिटी हो जाएगा, बढ़िया नौकरी हो जाएगा तब। तो इसके लिए इसको जो है सो ये है। तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश जो है, एक्टिंग चीफ जस्टिस, एक्टिंग चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट कब होगा? तो जब मुख्य न्यायाधीश नहीं होंगे। लिखेंगे एक्टिंग चीफ जस्टिस, हेडिंग बनाएंगे, लिखेंगे लिखेंगे राष्ट्रपति, राष्ट्रपति भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में, राष्ट्रपति भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के, सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है जब, जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट एक्टिंग चीफ जस्टिस, अपॉइंट एक्टिंग चीफ जस्टिस इन सुप्रीम कोर्ट, एक्टिंग चीफ जस्टिस इन सुप्रीम कोर्ट when some condition rising out, when some condition rising out, कुछ परिस्थितियां जब आएंगी तब। तो परिस्थितियां जब में क्या होगा? तो लिखेंगे पहला, मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो, इफ चीफ जस्टिस पोस्ट वैकेंट, यदि मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो, इफ चीफ जस्टिस पोस्ट वैकेंट, अगर पद रिक्त होगा तो ऐसे में एक्टिंग चीफ जस्टिस नियुक्त किए जाएंगे। और कौन नियुक्त करेगा? सुप्रीम कोर्ट का जज। आज जिसको नियुक्त करेगा वो सुप्रीम, राष्ट्रपति, हाँ, आज जिसको नियुक्त करेगा वो सुप्रीम कोर्ट का जज होगा कोई, है ना? मतलब किसी हाई कोर्ट से लाके के नहीं, सुप्रीम कोर्ट में ही कोई होगा उसको नियुक्त कर देंगे, हाँ, सीनियर मोस्ट जो होंगे। नेक्स्ट, अस्थायी रूप से मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो, टेम्पररी अब्सेंट, टेम्पररी अब्सेंट इन सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो, अस्थायी रूप से अनुपस्थित हो, ठीक है। और तीसरा कंडीशन, मुख्य न्यायाधीश अपने दायित्वों के निर्वहन में असमर्थ हो, मुख्य न्यायाधीश अपने दायित्वों के निर्वहन में असमर्थ हो, चीफ जस्टिस, चीफ जस्टिस नॉट कैपेबल, नॉट कैपेबल टू द responsibilities, to the responsibilities, मुख्य न्यायाधीश अपने दायित्वों के निर्वहन में असमर्थ हो, ठीक है। अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको देने में अगर वो कैपेबल नहीं है तो देन क्या होगा? इनका पद जो है सो रिक्त हो जाएगा, ठीक है। तो तीन परिस्थितियां हैं, तीन परिस्थिति में ये पूछा जाता है। यूपीएससी में तो बहुत बार पूछा गया है, यूपीएससी प्रीवियस ईयर बनाइएगा तो देखिएगा वहां पे। और मैं आपसे कहता हूं अगर अब बीपीएससी का पीटी निकालना है तो यूपीएससी का प्रीवियस ईयर जरूर बनाइएगा, क्योंकि यूपीएससी के प्रीवियस ईयर अगर आप ठीक ठाक सॉल्व कर लेंगे बीपीएससी के पीटी में आपको ज्यादा समस्या नहीं होगी। लेकिन अगर आप केवल बीपीएससी का सॉल्व करेंगे तो दिक्कत होगी, क्योंकि बीपीएससी में अब सॉल्व अगर आप करेंगे तो 68वीं 69वीं का पीटी का पेपर है ना, खास करके 69वीं आप देखिए किस प्रकार का ट्रेंड रहा है ना। और बाकी आप अगर 56, 59, 60, 62, 63, 64, 65 का पेपर सॉल्व करेंगे उससे कोई फायदा नहीं होने जाने को है, क्योंकि वैसा क्वेश्चन अब बीपीएससी पूछवे नहीं करेगी।
तो इसलिए यूपीएससी के पेपर्स को, प्रीवियस ईयर्स को आप सॉल्व कर ले, 2-3 बार सॉल्व कर ले, जो आपको बीपीएससी के पीटी में काफी कंफर्टेबल फील कराएगा, है ना। तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति 3 परिस्थिति में होगी। पहला परिस्थिति है कि मुख्य न्यायाधीश जो है वो, उसका पद रिक्त हो जाए, पोस्ट वैकेंट हो जाए। दूसरी स्थिति है कि अस्थायी रूप से अनुपस्थित हो। और तीसरी स्थिति है कि अपने दायित्वों के निर्वहन में असमर्थ हो। इन 3 परिस्थितियां अगर बनेंगी तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाएगा, जो सुप्रीम कोर्ट का ही कोई एक जज होगा। क्लियर है क्या? सरकार उसमें इन्वॉल्व रहेगी, है ना, कि वो क्या करता है। लेकिन अब जब कॉलेजियम है तो वहां पर कॉलेजियम नाम भेजेगी, वरिष्ठता का नाम भेजेगी, उसमें से राष्ट्रपति जिसको देखेंगे उसको करेंगे। क्योंकि अब सब कुछ कॉलेजियम के माध्यम से होता है, अपॉइंटमेंट का प्रोसेस सब कुछ कॉलेजियम के माध्यम से होता है। क्या? अब कार्य करने में असमर्थ है तो रिक्त ही माना जाएगा। हाँ, तो ठीक है। तो जब, हाँ, तो पद रिक्त होगा तो जब वो काम करने में असमर्थ हो गया, अब वो काम ही नहीं कर पा रहा है, या उसका, उसको हटा दिया गया, संसद प्रस्ताव पारित कर देगी, हटा देगी, रिक्त हो गया पद। संसद जो है, अभी जुडिशियल इंक्वायरी एक्ट पढ़ा 1968, तो जुडिशियल इंक्वायरी एक्ट से उनको हटा देंगे, हटा देंगे, पद खाली हो गया। पद पे ही उनका मृत्यु हो जाए, पद खाली हो गया, है ना। किसी स्थिति में अस्वस्थता का कारण कोई बन गया, एक्सीडेंट हो गया, कोमा चले गए, है ना, न जीवित है न मृत है, लेकिन काम ही नहीं कर पा रहे हैं, तमाम रीजंस बन सकते हैं उनके रिक्ति का। ठीक है। और इसमें से मेन रीजन है कि भाई सरकार जो है सो उनको, मतलब संसद जो है वो प्रस्ताव पारित करके हटा दे। ठीक है, आगे आइए। तदर्थ न्यायाधीश, एडहॉक जज। सबका आर्टिकल है ना, 127 में है। ठीक है, चलिए। लेकिन सबका आर्टिकल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं आपको आर्टिकल्स नहीं बता रहा हूं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में एगो आर्टिकल 121 एक आएगो, सीधे 143, 137, है ना। 137 उनका रिव्यू का अधिकार है, 143 वो सलाहकारी क्षेत्राधिकार है, ये है। और एक कभी कभी वो वनडे एग्जाम में पूछते हैं 130, 130 जो है वो सुप्रीम कोर्ट का आसन है, कि आसन कहाँ रहेगा, किस तरह से रहेगा। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, हाँ, जब वो क्षेत्राधिकार पढ़ेंगे तो वहां पे कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के बारे में बात किया जाता है कि वो अभिलेखन न्यायालय क्या है, किस प्रकार से है। तो यहाँ पे पूरे आर्टिकल्स आपको ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है ना। उतना आपको 4 से 5 आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट में याद रखेंगे, काम हो जाएगा, उससे ज्यादा का नहीं। प्रोसीड। तदर्थ न्यायाधीश, तो एडहॉक जज की अपॉइंटमेंट कब होगी, तो लिखेंगे कि जब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को ऐसा लगे कि न्यायाधीशों की गणपूर्ति पूरी नहीं हो रही है, ऐसा लगे कि गणपूर्ति पूरी नहीं हो रही है, यानी कि कोरम, गणपूर्ति पूरी नहीं हो रही है, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय में, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय में अस्थायी अवधि के लिए
और अस्थायी अवधि के लिए नियुक्त कर सकता है, में नियुक्त कर सकता है। उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति, उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति तथा भारत के राष्ट्रपति की पूर्ण सहमति की आवश्यकता पड़ेगी। हाँ, मुख्य न्यायाधीश तथा उस राज्य के राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति की आवश्यकता पड़ेगी और भारत के राष्ट्रपति के पूर्ण सहमति की आवश्यकता पड़ेगी। ओके। एडहॉक जज appointed in sometimes in the Supreme Court when Chief Justice of India feel that quorum of the Supreme Court judges lack, then Supreme Court Chief Justice have right to fulfillment of quorum appoint high court judges in the Supreme Court as a ad hoc judge after the consultation of the concerned High Court Chief Justice, and complete permission of the President of India. Complete permission of the President of India. क्लियर है? समझ आया बात? कि तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय में तब करेंगे जब सर्वोच्च न्यायालय में गणपूर्ति पूरी ना हो रही हो, कोरम ना हो रहा हो। जो कोरम आप पढ़ चुके हैं लोकसभा राज्यसभा में, तो 1/10, तो टोटल स्ट्रेंथ का 1/10। तो कोरम यदि पूरा नहीं हो रहा है, इतने भी जज नहीं आ रहे हैं कि कोरम भी पूरा हो जाए, तो ऐसे में तो जजों का अकाल पड़ जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। काम कैसे होगा? तो काम को कंटिन्यूअसली जारी रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास यह अधिकार है कि वो राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अस्थायी तौर पर सर्वोच्च न्यायालय में ले आए। क्लियर है? और जब तक कि कोरम पूरा नहीं हो रहा है, जैसे ही कोरम पूरा हो जाएगा ये लोग फिर चल जाएंगे अपने अपने यहां। लेकिन इसमें अगर मान लीजिए कि पटना हाईकोर्ट के जज जा रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय में एज एड हॉक जज टेम्पररी पीरियड के लिए,
तो पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से परामर्श किया जाएगा और फिर भारत के राष्ट्रपति की पूर्ण सहमति ली जाएगी। तो इसके बाद ही ये प्रोसेस कंप्लीट होगा। क्योंकि अगर मान लीजिए कि पटना हाई कोर्ट में अपने ही बहुत ज्यादा केस चल रहा हो और सुप्रीम कोर्ट के जज साहब कह रहे हैं कि भाई हमको लाओ, हमको चाहिए एडहॉक जज, तो ये तो कह सकते हैं कि साहब हमारे पास खुद ही बहुत अकाल पड़ा हुआ है, तो परामर्श करने की आवश्यकता रहेगी, है ना। और फिर राष्ट्रपति महोदय जो है, इनका कंप्लीट परमिशन, यानी कि ये रोक देंगे तो फिर मैटर रुक जाएगा, तो उनकी भी सहमति होगी और सहमति के बाद एडहॉक जज को अपॉइंट किया जाएगा। जो व्यक्ति एडहॉक जज के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट का जज, तो जब तक वो सुप्रीम कोर्ट में काम करेगा तब तक उसके सैलरी, अलाउंसेस, उसकी सुविधाएं, एवरीथिंग एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट जजेस, जैसा सर्वोच्च न्यायालय के जज को जो सुख सुविधा पैसा मिलता है, वो सारा सुख सुविधा पैसा उस टेम्पररी पीरियड तक के लिए उनको दिया जाएगा। क्लियर है? समझ रहे हैं कि तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कब होगी? जब वहां पर फुलफिलमेंट कोरम का नहीं हो पा रहा होगा। क्या नहीं, शपथ वपथ कुछ नहीं, अस्थायी तौर पे आते हैं, काम करेंगे, जैसे पूरा हो जाएगा फिर ये अपना चले जाएंगे, परमानेंट नहीं है। हाँ, अब इसमें इनको फायदा क्या होता है कि अब एडहॉक जज के तौर पे मान लीजिए कि जो हाई कोर्ट का जज अगर सुप्रीम कोर्ट में काम कर लिया और भविष्य में सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम जब सुप्रीम कोर्ट के लिए जज तलाशेगी तो इनको प्रायोरिटी में रखेगी कि ये सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी काम कर चुके हैं, तो इनका अनुभव, इनका एक्सपीरियंस काम आएगा, तो इन्हीं को उठा के परमानेंट जज बना दो। ये कर सकते हैं। हाँ, एडहॉक के लिए चीफ जस्टिस रिकमेंड करेंगे कि कोई टेम्पररी है, परमानेंट लोग आप नहीं आ रहे हैं, लेकिन एडहॉक अपने चले जाएंगे। अब फिर जब फुलफिलमेंट होगा, तो मैं उसके लिए कह रहा हूं कि फुलफिलमेंट के लिए जब जज खोजे जाएंगे तो कॉलेजियम अपना काम करेगी, तो कॉलेजियम प्रायोरिटी देगी एडहॉक जजों को कि एडहॉक जज के तौर पे चूंकि सुप्रीम कोर्ट में काम करने का उसका अनुभव रहा है, तो संभव है कि जब वो आएगा तो ज्यादा अच्छा काम करेगा तुलनात्मक एक नए व्यक्ति के, है ना। तो इसलिए उनको मौका मिलने का चांसेस उस स्थिति में ज्यादा रहेगा। क्लियर है? तो एडहॉक जज की नियुक्ति कब होगी, कैसे होगी, कोई दिक्कत? अपॉइंटमेंट शपथ उपत नहीं हो रहा है, इसलिए राष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रपति से खाली सहमति लिया जाएगा, नियुक्ति इनका परमानेंट नहीं हो रहा है। इनको बस चुन रहे हैं, चुन करके ला रहे हैं काम कराने के लिए, काम करेंगे, पैसा लेंगे, घर जाएंगे। फ्रीलांसर, फ्रीलांसर समझते हैं? फ्रीलांसर किसको बोलते हैं? कि कुछ समय के लिए, है ना, पैसे लेकर के काम करे और काम पैसे लेके अलग अलग जगह काम करने वाले लोग, है ना, वो फ्रीलांसर की कैटेगरी में आते हैं। जिससे होता है परमानेंट कि हम यही हैं और यहां से अब कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है, लेकिन हम यहां से हम और भी जगह जा सकते हैं, है ना, तो हम फ्रीलांसर हैं, है ना। तो फ्रीलांसर का मतलब होता है कि वो अलग अलग जगहों पे काम कर सकता है, अपना काम करेगा, उसका पैसा लेगा, बात खत्म हो। परमानेंट आदमी नहीं होता है। हाँ बिल्कुल, है ना। तो हाँ, हम भी फ्रीलांसर हैं, प्रॉपर हम थे पहले, फिर हमने अपना जो ट्रीटी है वो तोड़ दिया। 1 साल पूरा हो गया तो हमने उसको तोड़ दिया ट्रीटी को, है ना। तो ट्रीटी इसलिए तोड़ दिया कि देखिए अब कुछ कुछ कायदे कानून होते हैं ना, तो अब कायदे कानून अब होते हैं कि भाई कोई ट्रीटी एग्रीमेंट चलता है, उसमें समय के साथ उसमें इन्हांसमेंट होता है, तो है ना, प्रॉपर अगर एक हो गया, टेन्योर कंप्लीट हुआ, तो भाई उसको आपको फिर रिन्यू करना होता है ना, सेम प्रोसेस पे तो चलेगा नहीं। तो हमने कहा कि भाई या तो रिन्यू कर दो तो तोड़ दो, है ना। तो लेकिन रिन्यू कर देंगे हमने कहा तोड़ ही देते हैं, फिर रिन्यू क्या करना, तोड़ ही देते हैं, खत्म करते हैं। खत्म कर देंगे तो हमारा भी फायदा है, हमारा फायदा क्या है कि मैं अलग भी ब्रांड के साथ जुड़ सकता हूं, है कि नहीं। लेकिन जब आप, वही बात है कि जब आप फ्रीलांसर हैं तो आप किसी के साथ जुड़ सकते हैं, है ना, लेकिन जब आप बंध गए तो नहीं जुड़ सकते। तो अब हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजराबद्ध ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे, है ना। तो भाई भले ही सोने का पिंजरा हो, लेकिन पंख तो हमारा पुलकित है ना, वो तो
कमजोर है। वो अगर आप सोना का पिंजरा दे दीजिए कहीं कि इसी में रहो, इसी में खाओ पियो और हमारे साथ रहो खाली, तो उससे काम नहीं चलेगा, है ना। ठीक है, स्वतंत्रता सबसे बड़ी चीज है ना। अब हम लोग तो पॉलिटी पढ़ाते हैं, अगर स्वतंत्रता की बेड़ी में बच जाए तो गलत बात हो जाएगी फिर, है ना। तो देखिए, अगर आप पैसे लेकर अलग अलग जगहों पे आप काम कर रहे हैं, अलग अलग जगह पे अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, तो आप फ्रीलांसर की कैटेगरी में आते हैं। और एक ही जगह है, एक ही जगह से आप जो आपका सैलरी अलाउंसेस हैं जो आपको फिक्स कर दिए गए वो आप वो उठा रहे हैं। आप फिर पूरा सर्विस आप वहीं दे रहे हैं, और आपने सामने वाले से ये वादा कर दिया कि हम आपके अलावे किसी और को सर्विस नहीं देंगे, तो ये हो गया परमानेंट, है ना। तो अब जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जो 33 गो जज हैं, 34 गो जज हैं, तो परमानेंट लोग हैं। और उसमें से कोई हटा, कोई आया तो फ्रीलांसर के तौर पे आया, एडहॉक के तौर पे आया, काम किया और गया, है ना। तो एक ये इस तरह की चीजें होती हैं, ठीक है, कि ये हो। अब इसमें है कि वो अपना, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कि अब हमको जज की संख्या भरनी है, रिक्ति हमें भरनी है, तो वो उसको हम लोग उसके हिसाब से देखेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल उसके साथ जो हिस्ट्री वाले जो आपको सर आए थे फ्रीलांसर ही थे, है ना। अलग अलग बैनर तरह वो भी अपना जुड़े हुए हैं और अपना ये करते हैं, और अपना आए, अपना काम किए, अपना चले गए। नहीं हो सकता है कहीं पे भी, तो वो है, ये एक सुविधा रहता है ना, है ना, ये एक सुविधा हो सकता है, ठीक है। ये एक सुविधा हो सकता है और ये सुविधा रहता है ना। ये एक सुविधा जो है सो रहता है, मतलब फ्रीलांसर रहने पे ये सुविधा रहता है कि आप ये कर सकते हैं, आप अलग अलग। तो ये यहाँ पर इस तरह की स्थिति है, ठीक है। तो तदर्थ न्यायाधीश में कोई दिक्कत, कोई समस्या क्या? नहीं नहीं, पहले से कैसे सिलेक्ट कर, जब हमको आवश्यकता पड़ेगी तब ना हम खोजेंगे, जब हमको आवश्यकता पड़े। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। ये अब आग लगने वाली बात ये नहीं है कि आग लग रही है, यहां पर है कि सुप्रीम कोर्ट में 33-34 जज तो है ही हैं, तो क्या हो सकता है एडहॉक की, है ना। ये कभी कभी ऐसा होगा ना, इसे थोड़ी ना कि हम कोर बना के रखेंगे, नहीं ऐसा कोई लिस्ट नहीं, ऐसा ऐसा कोई कोई लिस्ट नहीं है ना। और ये आग लगने वाला सीन कंडीशन ही नहीं है ना। कब कहां पे क्या एग्जाम्पल देना इसका भी समझ रखना होगा, है ना। यहाँ हाँ, ये बहुत बहुत खराब स्थिति होगी ना। ऑलरेडी ये नंबर फिक्स है कि 34 गो जज सुप्रीम कोर्ट में होंगे, जिसमें से 33 गो होंगे सीनियर जज, एक होगा चीफ जस्टिस, तो ये फिक्स है कि रहेंगे। अब इसमें अगर कम हो रहे हैं तो आप कॉलेजियम आपका है ही, कॉलेजियम जज आपको देते रहेगा। अचानक से ऐसी कभी कोई स्थिति आन पड़ेगी कि कॉलेजियम ने जज नहीं उपलब्ध करा पाए किसी कारण से, और अचानक से मान लीजिए कोई बीमारी फैल गया, जैसे कोरोना था, तो अचानक से मान लीजिए कि अब 10-15 को जज साहब को कोरोना हो गया, तो कौन आएगा बैठेगा। अब कोरम पूरा नहीं हो रहा है, काम कराना है, तो क्या करेंगे, बुला लेंगे। तो अब इसके लिए कोई ग्रुप बना के नहीं रखते हैं, ग्रुप बना के रखते तो फिर हाई कोर्ट के जज साहब से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं होती, हो सकती थी कि हम पहले से ही लिस्ट हमारे पास है, तो लिस्ट वाले लोग को हमने बना दिया। इसमें कोई पहले से कोई प्री प्लान नहीं होता है, कोई प्री प्लान लिस्ट नहीं होता है, अपने हिसाब से चीजें जो है सो यहाँ पे चलती हैं, अगर आवश्यकता नीड से उसके हिसाब से, ठीक है। हाँ हाँ, चीफ जस्टिस तो परामर्श ही करेंगे, कंसुलेशन ही करेंगे, तो वो नहीं। सेवानिवृत्त न्यायाधीश, रिटायर्ड जज। अब देखिए, जो रिटायर्ड करके चल जाएंगे उनसे भी काम लिया जा सकता है। लिखेंगे कि भारत का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश किसी भी समय भारत का मुख्य न्यायाधीश किसी भी समय उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश अथवा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, अथवा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश से अनुरोध कर सकता है कि
उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश अथवा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश से अनुरोध कर सकता है कि वह अस्थायी अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करें। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करें। ठीक है। हाँ, तो अनुरोध आग्रह में की अंतर हलू हो। हाँ, कुछ नहीं ना। तो जब कुछ नहीं तो कोची कह रहा है कि सर आग्रह करेगा कि अनुरोध करेगा। पगला आदेश कहते तो ना कहता कि आग्रह करेगा। है, लिख लेंगे, इंग्लिश वाले लिख लेंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया sometimes retired judges of the Supreme Court and retired judges of the High Court, sometimes retired judges of the Supreme Court or retired judges of the High Court appoint for the temporary period in the Supreme Court as a judge. In the Supreme Court as a judge after the permission of that person, after the permission of that person and President of India ठीक है। तो नियुक्त किया जाएगा। हिंदी वाले में वहां पे एक लाइन आप लोग ऐड कर लेंगे कि उस व्यक्ति की सहमति और भारत के राष्ट्रपति के सहमति के बाद, व्यक्ति की सहमति और भारत के राष्ट्रपति के सहमति के बाद। ठीक है, ठीक है। ठीक है पर सब हौसले लगता है जी, ये हमारा फिर आदत छुड़वा देगा कहा जी सब लोग। ये बहुत पहले हम आदत छोड़ दिए थे, हमारा पता नहीं था कि ठीक है मैटर खराब है। प्रोनाउंसिएशन नहीं होता वैसे। अच्छा ठीक है, न लगा दे, है ना। ठीक है में दिक्कत है नहीं, ठीक है में दिक्कत है। अरे हमारा पहले हम लोग को बहुत आदत था, अब तो बहुत कम हो गया। बीच में तो एकदम छोड़ दिए थे, डरा गए थे ना, बाप रे बाप। ठीक है बोलना तो अपराध है ना। 2000 बहुत पहले का, हम लोग 2017 में ही गाना शायद आयल होगा। और 2018 में बिहारों का बात नहीं, हम हजारीबाग में ले रहे थे क्लास। तो हजारीबाग में झारखंड में वहाँ सब पॉपुलर था सब मैटर सब। तो हम अपना तो अपना लिख दिए, और पिछवा घूम के बोल रहे कि बता ठीक है। तो हम एक बार कह रहे, पिछवा 5 बार कह रहे सर ठीक है सर ठीक है। उम कहे पगला क्या बात है भाई, कोच ठीक है कह रहा है। तो अब हम मैनेजमेंट टीम से पूछे कि हो क्या बीमारी है भाई। तो कहता है सर जानते नहीं है। हमने कहा तो आप ही के स्टेट का तो बात है। हमने क्या बात है। तो यूट्यूब खोला, अब बोला कहीं देखिए तो नहीं। तो हम देखे तो मैंने हम लोग का स्टेट का, हमारा होमे डिस्ट्रिक्ट का है खेसारी लाल, है ना। तो वो है गा दिया ठीक है पगला। तो अब तो समझाने के बाद ठीक है, बोलने के बाद उधर से 50 को सर ठीक है। तो हम कहें कि भाई ठीक है को छोड़ देना ज्यादा अच्छा है ना। तो कुछ दिन तक तो ठीक है छूट लेगा, फिर एक बार आदत में आ रहा है कि पूछने का कि भाई ठीक है ना। तो उसमें नॉट ऐड कर दिया जाएगा तो प्रोनाउंसिएशन का थोड़ा सा इशू जो है सो खत्म हो जाएगा, है ना। चलिए, तो सेवानिवृत्त न्यायाधीश रिटायर्ड जज को भी सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस जो हैं उन अनुरोध करके उनसे काम पर उनको बुला सकते हैं। ठीक है,
अगर कभी काम बढ़ गया था, है सैलरी उनको नहीं मिलता है, ध्यान रखिएगा। रिटायर्ड जज को जब सुप्रीम कोर्ट में बुलाया जाता है काम करने के लिए, तो इनको वेतन नहीं मिलता है, इनको केवल भत्ता मिलता है, ध्यान रखिएगा। रिटायर्ड जज को सुप्रीम कोर्ट में वेतन नहीं, केवल भत्ता। नोट ले लेंगे कि रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट प्रोवाइड्स ओनली अलाउंसेज, नॉट पेमेंट्स, ठीक है, या और सैलरी, है ना। सैलरी इनको नहीं मिलता है, इनको केवल भत्ता मिलता है। वो भी कौन निश्चित करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो निश्चित करेंगे वही भत्ता इनको मिलेगा। ओके, चलिए, तो इस प्रकार से ये तीन जो है सो वो न्यायाधीश का प्रकार होता है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। एक क्या, ये नहीं, हाई कोर्ट में नहीं होता है ये। हाई कोर्ट वाला कहां से जज बुलाएगा बेचारा, है ना। हाई कोर्ट में देखिए, सुप्रीम कोर्ट में से अभी हमने आपको कल बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में जजेज का नंबर जब बढ़ाया जाता है तो पार्लियामेंट से एक्ट पास कराया जाता है। संसद कानून पास करने के बाद जो है वो क्या करती है, सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाती है, ठीक है। लेकिन हाई कोर्ट में जजों की संख्या कैसे बढ़ती है? राष्ट्रपति के मर्जी पर। इट्स कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन प्रेसिडेंट डिजायर, है ना, व्हाट्स वांट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। किसी राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कम रहेगी तो लोग राष्ट्रपति को लेटर लिखेगा कि साहब हमारे यहाँ संख्या कम है, आप देखिए कैसे क्या करेंगे। तो उसके बाद इनके द्वारा जो है सो उस पर निर्णय लिया जाता है। यानी कि किसी राज्य के उच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश होंगे इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, इसका कोई नंबर फिक्स नहीं है। तो ये डिपेंड करता है कि उस राज्य में कितने केस हैं और कितना केस के हिसाब से उन कितने जजेज वहां पर उनको चाहिए समटाइम्स में। इसलिए हाई कोर्ट के जजों का ट्रांसफर भी होते रहता है बहुत, है ना। हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट से चल जाएंगे कलकत्ता हाई कोर्ट में, और चल जाएंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट में, है ना। और जज साहब लोग अपने हिसाब से सभी करता है। लेकिन हाँ, ये लोग का ट्रांसफर वाला मैटर जो है ना वो सरकार के पास है। ट्रांसफर लोग का सरकार करती है, नियुक्ति तो ये लोग का हो जाता है अपने से। ट्रांसफर पर विवाद होते रहता है ना। अब कोई मान ली कोई जज साहब बढ़िया काम कर रहे हैं, बस तुरंत सरकार कहेगी रुक जाओ, पटना में है ना, चल जी इलाहाबाद, हो गया मैटर खत्म, है ना। अब फिर ना दूसरा जज साहब आ जाएंगे तो ट्रांसफर। लेकिन हाँ, स्थानांतरण किस लिए किया गया है इस आधार का भी जांच हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में। अगर संबंधित जज ये सुप्रीम कोर्ट में चल जाए और कहें कि इंटेंशनली हमको इस केस से हटाने के लिए किया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट उसका रिव्यू ले लेता है। तो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है कि ट्रांसफर करिए प्रशासनिक सुविधा के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव सॉल्यूशन के लिए करिए। ट्रांसफर इसलिए मत कर दीजिए कि जज साहब ये केस देख रहे हैं तो इनको उठा करके भेज दो दूसरा केस में कि दूसरा केस जाके देखेंगे, है ना, इसलिए नहीं। तो यहां पर नहीं करना है। और इसलिए जज साहब लोग अपना पावर अपने पास रखता है, ये लोग ज्यादा सुनता उनता नहीं है किसी का, है ना। तो पीछे आपको बताए थे कि इलाहाबाद कोर्ट आज भी इलाहाबाद कोर्ट ही है, हाई कोर्ट ही है, जबकि इलाहाबाद का नाम हो गया है प्रयागराज। प्रयागराज नाम होने के बावजूद भी सरकार ने अपना लेटर भी भेजा इलाहाबाद हाई कोर्ट को कि साहब अपना नाम बदल लीजिए, हम नाम बदल दिए, बेइज्जती हो रहा है हमारा। बोला कि नहीं, इलाहाबाद का जो लगा हुआ है बैनर यह रहेगा, ये जो है सो बदलेगा नहीं, है ना। तो यहां पर जो है सो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, देखिए इस ऐसा कोई प्रोहिबिशन तो नहीं है, लेकिन सामान्य तौर पे परंपरागत तौर पे ऐसा नहीं किया जाता है, क्योंकि अगर संबंधित राज्य के होंगे तो वहां के स्थानीय पॉलिटिक्स से इंपैक्टेड हो सकते हैं। इसलिए परंपरा के तौर पे प्रयास ये किया जाता है कि अलग ही स्टेट में अपॉइंट किया जाए। जैसे कि राज्यपाल नियुक्ति के संबंध में भी एक प्रक्रिया की जाती है कि आप जो है राज्यपाल अलग अलग राज्य के अलग अलग व्यक्ति को वहां पे नियुक्त करिए,
ठीक है, क्योंकि वो नियुक्त करने से क्या होता है कि चीजें जो है वो ठीक तरीके से ये रहती हैं और स्थानीय राजनीति से लोग अलग रहते हैं। नहीं तो अगर सेम स्टेट के हैं तो बहुत से लोग जानने पहचानने वाले हो जाएंगे, तो वर्डिक्ट भी इम्पैक्ट हो सकता है और वहां का व्यवस्था भी इम्पैक्ट हो। इसलिए परंपरा के तौर पे, संविधान में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ इनके बारे में, परंपरा के तौर पे ऐसा प्रयास किया जाता है कि इनको अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग राज्य में ही भेजा जाए। ठीक है क्या? हाँ, अदर जजेस रहते हैं, सेम स्टेट के रहते हैं अदर जजेस। आगे जो है ये तो इनमें टाइप्स था। अब लिखेंगे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की स्वतंत्रता, एक हेडिंग बनाएंगे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंसी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेज, इंडिपेंडेंसी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेज, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की स्वतंत्रता, किस तरीके से इनको अपॉइंट किया जाता है, उसमें क्या स्वतंत्रता का ये होता है वो चीज। ठीक है, चलिए। कोई भी केस में अब ये लोग काम नहीं करेगा, जब पद से रिटायर्ड हो गए तो ना किसी केस में जाना है, ना कोई लाभ का पद धारण करना है, कोई लाभ का पद ये लोग नहीं धारण कर सकता है ना? क्या? हाँ, तो लाभ का पद थोड़ी है, उसके लिए अलग से सरकार अलाउंसेस देती है उनको, है ना? पेंशन तो उनको मिल ही रहा है पैसा के रूप में, ये लोग को पेंशन तो मिल ही रहा है, सेवानिवृत्त हो गए तो पेंशन मिल रहा है, तो वेतन नहीं मिलता है, उस काम कर रहे हैं तो अलाउंसेज आपको दे देगा। अलग से कोई केस वोस नहीं लड़ सकते हैं अब रिटायर्ड हो जाने के बाद। हाई कोर्ट में लगेगा, अभी आपके पास स्कोप तो है सुप्रीम कोर्ट जाने का, सुप्रीम कोर्ट से जब आप रिटायर्ड हो जाइएगा, अभी हाई कोर्ट पढ़ा ही नहीं रहे हैं, हाई कोर्ट जब पढ़ाएंगे तो हाई कोर्ट के मुद्दा डिस्कस करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जज से अगर आप रिटायर्ड हो गए तो आप कोई भी प्राइवेट केस या कोई भी लाभ का पद आप धारण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक तो ये आपकी गरिमा के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट का जज आप रिटायर्ड हो गया और आप किसी का केस लेके चल जाइएगा सुप्रीम कोर्ट में बहस करने, शोभा देगा, गरिमा के खिलाफ है। और दूसरा है कि इसलिए नहीं कि कहीं हो सकता है कि आप जब जज थे तब इंटेंशनली किसी को लाभ पहुंचा दिए होंगे, जब तो हम रिटायर होने वाले हैं तो हम चलो तुमको ये कर देते हैं, तुम्हारे फेवर में कर देते हैं, बाद में हमको तुम अपना पद दे देना, चाहे तुम अपना केस देना, जो देना हमको दे देना। तो इंटेंशनली भी किसी को फायदा पहुंचाया जा सकता है, इसलिए आप पद से हट गए उसके बाद आपको कोई भी लाभ का पद नहीं लेना है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में कुछ कुछ घटनाएं देखने को मिली हैं जिसपे आपको मुख्य परीक्षा में सवाल बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड जजों को राज्यों का राज्यपाल बना देना, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को राज्यसभा भेज देना, इस पे करंट से जोड़ करके आपसे सवाल पूछा जा सकता है, इसके लिए तैयार रहिएगा ना, इसमें क्या उत्तर होगा, इसमें क्या कहेंगे। तो मुद्दा यह है कि राज्यपाल का पद लाभ का पद नहीं है, सांसद भी लाभ का पद नहीं है, तो संविधान में लिखा है कि लाभ का पद धारण नहीं करेंगे, लेकिन पार्टी तो है ना, कोई पार्टी तो ज्वाइन कर रहे हैं आप, तभी तो आप सांसद बन रहे हैं, राज्यसभा आपको भेजा जा रहा है, या तभी आप किसी राज्य में राज्यपाल, सेंट्रल पार्टी जिनकी सरकार चल रही है वो आपको भेज रहे हैं, तो आप उनकी आइडेंटिटी पे जा रहे हैं वहां पर। तो भले ही लाभ का पद नहीं है, लेकिन क्या इससे न्यायिक निष्पक्षता का सिद्धांत, नैतिकता का सिद्धांत अवरोध नहीं होता है, इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं होती है? इन सभी मुद्दों पे सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि कोई कहीं जाके कोई नौकरी ज्वाइन नहीं करता है लेकिन राज्यपाल बन जाते हैं, राज्यसभा चले जाएंगे। तो हाँ, पहले भी हुआ है, तो जब होगा तो सवाल बनेगा, सवाल बनेगा आपसे, है ना, कि भाई ये सब जगहों पर अगर जब जा रहे हैं तो भाई इसमें निष्पक्षता कहाँ रह गई, है ना। तो आगे बात करेंगे स्वतंत्रता पर, बहुत सारे टॉपिक अभी आएंगे स्वतंत्रता के, जब पार्ट करेंगे तो 12-15 टॉपिक आएंगे आपको कम से कम स्वतंत्रता के, उसमें डिस्कस करेंगे कि उसमें क्या करना है और कैसे करना है। ठीक है, कोई समस्या नहीं ना? चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।